क्लिनिक के माहौल में खामोशी छाई हुई थी। दीवारों पर हल्के नीले रंग का पेंट सुकून दे रहा था, मगर अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत की कांपती हुई चाल उस सुकून से बिल्कुल अलग थी। दरवाज़ा धीरे से खुला और एक दुबली पतली नकाब में लिपटी लड़की आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। उसके कदमों में हिचकिचाहट थी, जैसे हर कदम उसके लिए एक बोझ था। उसने नज़रें ज़मीन में गाढ़ रखी थीं और हाथों की उंगलियां बार बार आपस में उलझ रही थीं। उसके पीछे ही एक लंबा मजबूत जिस्म वाला मर्द दाखिल हुआ, चेहरे पर सख्ती और आंखों में एक अजीब सी ठंडक। वो सीधा डॉक्टर अरहम के सामने जाकर रुक गया, जबकि लड़की अब भी थोड़े फासले पर खड़ी रही, जैसे किसी अनजानी मुसीबत के साए में घिरी हो। उसके हर अंदाज से साफ झलक रहा था कि वो बहुत वक्त के बाद घर से बाहर निकली है, मगर अब भी डरी हुई है। डॉक्टर अरहम, जो अपने आरामदेह कुर्सी पर बैठे मरीज की फाइल देख रहे थे, सर उठाकर उन्हें देखने लगे। पहली नज़र उनकी जमशेद पर गई और फिर दूसरी उस लड़की पर, जो नज़रें झुकाए किसी और ही दुनिया की लग रही थी। उनकी आंखों में जिज्ञासा उभरी। लड़की का जिस्म कांप रहा था, चेहरा नकाब में छिपा हुआ था, मगर आंखों की बेबसी साफ झलक रही थी। बीबी, आपका नाम? अरहम ने नरमी से पूछा और दोनों को बैठने का इशारा किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने लड़की से सीधे सवाल किया, वो मर्द फौरन आगे बढ़ा और कुर्सी पर हाथ मारकर बोला, मुझसे बात करो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ औरतें जुबान नहीं खोलतीं। डॉक्टर अरहम की पेशानी पर शिकनें उभर आईं, मगर तबीयत तो उनकी खराब है। मैं उनसे सीधे बात करना चाहता हूँ। उन्हें ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ऐसे जिद्दी मर्दों को वो अपने क्लिनिक में घुसने भी नहीं देते थे, मगर साथ मौजूद औरत की वजह से वो खामोश हो गए थे। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, वो अकड़ कर बोला। आपको जो पूछना है मुझसे पूछो। डॉक्टर अरहम ने कुछ पल उसे तीखी नज़रों से देखा, फिर नज़र लड़की पर डाली। वो अब भी नज़रें झुकाए खड़ी थी, जैसे ज़मीन में समा जाना चाहती हो। अरहम के अंदर एक बेचैनी ने जन्म लिया। उन्हें कुछ न कुछ गलत महसूस हो रहा था। न जाने क्यों लड़की उन्हें किसी टेंशन में लगी थी। वो आदमी उनकी आंखों में खटक चुका था। उन्होंने धीरे से अपने रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन पर एक मैसेज भेजा, उस शख्स का मोबाइल नंबर और पता किसी तरह ले लो। मुझे मामला सही नहीं लग रहा, लड़की की हालत ठीक नहीं है, हमें उसकी मदद करनी होगी। इस दौरान उन्होंने उस आदमी को इशारे से चुप रहने का बोल दिया था। कुछ देर बाद मैसेज आया, सर, कोशिश की थी, लेकिन उस आदमी ने देने से इनकार कर दिया। बहुत बदतमीजी की। अरहम ने गहरी सांस ली, फाइल बंद की और फिर नरमी से बोले, देखिए, 1-2 बेसिक टेस्ट बाकी हैं। मैं चाहूंगा कि आप 14 दिन बाद दोबारा आएं, इसके बाद पूरी रिपोर्ट दूंगा। जमशेद तमतमा कर बोला, मैं दोबारा नहीं आ सकता, हमारे पास इन फालतू चीज़ों के लिए वक़्त नहीं। डॉक्टर अरहम ने प्रोफेशनल मुस्कान के साथ कहा, ये आपकी मर्जी है, मगर बाद में दोगुना खर्चा होगा। बेहतर है एक बार आ जाएं, छोटा सा चेकअप है बस। जमशेद ने दांत पीसते हुए सिर हिलाया और लड़की को हाथ के इशारे से बाहर जाने का हुक्म दिया। वो लड़की धीरे से मुड़ी, एक पल को पीछे देखना चाहा, मगर हिम्मत न हो सकी। जानती थी अगर पीछे मुड़ी तो सिर्फ मौत नसीब होगी। वो दोनों क्लिनिक से निकल गए और डॉक्टर अरहम अपनी कुर्सी पर बैठे देर तक दरवाजे को देखते रहे। जिज्ञासा और फिक्रमंदी उनकी आंखों में साफ लिखी जा चुकी थी। कुछ तो जरूर छुपा था, कुछ जो बहुत गलत था। वो लड़की बहुत अलग थी। नकाब में छिपा हुआ चेहरा काफी परेशान लग रहा था। वो बेचैन आंखें उनके दिल में अजीब सी हलचल मचा चुकी थीं। आज से पहले उन्होंने कभी किसी को देखकर ऐसे जज्बात महसूस नहीं किए थे। हालांकि ऐसी कई महिलाएं आती थीं, लेकिन कभी उन्होंने किसी औरत को इतने गौर से नहीं देखा था जितना उस लड़की को देखा था। उसकी फाइल निकालते हुए उन्होंने नाम को धीरे से दोहराया, माहम फरीद, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। उन्होंने गहरी सांस हवा के हवाले की और सिर झटककर दोबारा एक पेशेंट की फाइल में सर दे दिया था, जब अचानक रिसेप्शनिस्ट जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर परेशानी की गहरी लकीरें थीं और आंखों में साफ बेचैनी झलक रही थी। डॉक्टर अरहम को ये हरकत हमेशा ही नामुनासिब लगती थी कि कोई उनके क्लिनिक में बिना इजाज़त दाखिल हो, मगर फिलहाल वो उसकी जल्दी देखकर खामोश हो गए और उसे सवालिया निगाहों से देखने लगे। सर, वो फौरन डॉक्टर अरहम के सामने आकर रुका। आपको एक बात कहनी है। ये जो अभी गए हैं, ख़ास तौर पर वो मर्द, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा।
आप बिल्कुल भी इस मामले में दखल मत दीजिए। न जाने क्यों मुझे कुछ खतरा महसूस हो रहा है। डॉक्टर अरहम, जो अब भी सोच में गुम, क्लिपबोर्ड हाथ में लिए बैठे थे, नजरें उठाकर रिसेप्शनिस्ट को देखने लगे। क्या बात है फराज, तुम ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? फराज बेहद संजीदा था। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया, आवाज में धीमा मगर सख्त लहजा। सर, वो आदमी बदतमीज है, बहुत बदतमीज। मैंने जब उससे नरमी से बातों ही बातों में नंबर मांगने की कोशिश की तो उसने झड़क दिया, जैसे मैं कोई चोर हूं। इतना वाहियात अंदाज था कि मैं खुद हैरान रह गया कि इतने अच्छे इलाके में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। डॉक्टर अरहम ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे अंदाजा हो गया था। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चीख चीख कर बता रही थी कि कुछ न कुछ बहुत गलत है। और वो लड़की? फराज ने धीमे से कहा, सर, वो तो जैसे कैद में हो, आंखों में डर, चेहरे पर हवाइयां, जैसे कोई छू भी ले तो वो बिखर जाएगी। कुछ तो गड़बड़ है, मगर फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस मामले से दूर रहें। ऐसी महिलाओं के पीछे बहुत बड़ी वजहें होती हैं। बेवजह आप इस झमेले में पड़ेंगे तो मामला उलझ जाएगा। डॉक्टर अरहम की नज़रें दूर कहीं गुम हो गईं, जैसे वो वही मंजर दोबारा अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। फराज, मैंने पिछले 10 सालों में सैकड़ों मरीज देखे हैं, मगर ऐसी खामोशी बहुत कम देखी है। उस लड़की की खामोशी चीख रही थी। फराज ने फिक्रमंद लहजे में कहा, सर, आप बहुत नेक दिल इंसान हैं, मगर प्लीज़ मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस झमेले में ना पड़ें। वो शख्स खतरनाक लगता है, पता नहीं किस किस्म का है। क्लिनिक का भी ख्याल रखना है ना? डॉक्टर अरहम मुस्कराए, मगर उस मुस्कराहट में दर्द छुपा था। फराज, अगर सिर्फ अपनी हिफाजत करनी होती तो शायद मैं डॉक्टर ही ना बनता। इंसानियत कोई किताबों का लफ्ज़ नहीं, इसे जीना पड़ता है। वो लड़की मदद मांग रही थी, खामोशी से। वो डरी हुई थी, जैसे बरसों बाद किसी रोशनी की किरण देखी हो। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? फराज ने बेबसी से सर झुका लिया। सर, आप ठीक कहते हैं, लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी किताबों में लिखी होती है। पता है, अरहम ने आहिस्ता से कहा, मगर कोई तो होना चाहिए जो उन किताबों पर अमल करे। किसी को तो वो पहला कदम रखना होगा। मैं बस इतना जानता हूं, अगर वो लड़की दोबारा आई तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। फराज कुछ कहना चाहता था, मगर डॉक्टर अरहम की आंखों में वो यकीन देखकर चुप हो गया। वो जानता था कि इस इंसान के दिल में अगर एक बार दर्द उतर जाए तो फिर कोई दलील, कोई खतरा उसे रोक नहीं सकता, और जिंदगी और गहराई में चली जा सकती है। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। 2 रोज बाद वो लोग इस बात को भूल गए थे, खासकर रिसेप्शन पर बैठा फराज। लेकिन डॉक्टर अरहम के दिमाग में आज भी वही बेचैन आंखें थीं। अक्सर वो रात को सो नहीं पाते थे। जब भी लेटते, वो आंखें उनकी आंखों के सामने आ जाती थीं, और ऐसा महसूस होता था जैसे वो लड़की उनसे मदद की अपील कर रही हो, उन्हें पुकार रही हो। उन्होंने ये 14 दिन बहुत मुश्किल से काटे थे। उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने इतना लंबा वक्त रखा ही क्यों। 1 हफ्ते बाद ही बुला लेते, मगर प्रोफेशनलिज्म भी दिखाना था। वक्त गुजरा और 14 दिन का अरसा बीत चुका था। क्लिनिक के अंदर मामूल का सुकूत छाया हुआ था। बाहर सर्द हवाएं हल्के हल्के शीशों से टकरा रही थीं। डॉक्टर अरहम फाइलों की वर्क गार्डनी में मशगूल थे, जब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, और अगले ही लम्हे वही शणासा चेहरे अंदर दाखिल हुए। जमशेद और माहिम। माहिम हस्बे साबिक आज भी सर झुकाए, चेहरे पर नकाब चढ़ाए, दुपट्टा सख्ती से लपेटे, खामोशी से चलती हुई आई, जबकि जमशेद बदतमीजी के अंदाज में आगे बढ़ा। चलें जी, जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। आपने बेवजह हमें दोबारा बुलाया है। वो अब ठीक है, बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है, वो पूरी कर लें, वरना दुनिया कहेगी कि हमसे ये भी ना हुआ। डॉक्टर अरहम ने एक नज़र माहिम पर डाली, जिसकी आंखें अब भी खौफजदा हिरनी की तरह इधर उधर देख रही थीं। वो लब खोलने ही वाले थे कि अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और रिसेप्शनिस्ट अंदर आया, हाथ में क्लोरोफॉर्म से भरा कपड़ा। अब या कभी नहीं, वो बड़बड़ाया, और एक लम्हे की देर किए बिना जमशेद के चेहरे पर कपड़ा रख दिया। क्या कर रहे हो तुम? जमशेद ने बमुश्किल हल्का सा एहतिजाज किया, लेकिन अगले ही लम्हे वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। इस 14 दिन के दौरान उन्होंने ये छोटा सा मंसूबा बनाया था, क्योंकि जानते थे कि वो इस आदमी की मौजूदगी में इस लड़की से बात नहीं कर सकते। माहिम की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं, दिल जैसे सीने से बाहर आ रहा हो। वो पीछे हटने लगी, मगर डॉक्टर अरहम ने दोनों हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा किया। प्लीज़, घबराएं नहीं, मैंने ये सब आपके लिए किया है। मैं जानता हूँ ये गैरमामूली है,
लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। माहिम साकित खड़ी रही, आंखें जमी हुई थीं, जैसे किसी ट्रेजेडी का सीधा मुशाहिदा कर रही हो। नकाब चेहरे से हट चुका था, जबकि डॉक्टर अरहम ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो वो अपनी जगह पर जामिद हो गए थे। गजाली आंखें, खूबसूरत पंखुड़ियों जैसे होंठ, छोटी सी नाक, गुलाबी कुदरती गाल। वो लड़की बिला शुबह बहुत हसीन थी। डॉक्टर अरहम नरमी से आगे बढ़े। आपका नाम क्या है? माहिम ने नजरें उठाईं, खामोशी के पर्दे में लिपटी हुई आंखें अब एक अजनबी की आंखों में झांक रही थीं, लेकिन लब अभी भी सिले हुए थे। देखिए, मैं जानता हूं आप मुझ पर एतबार नहीं करती, लेकिन मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सिर्फ इतना बता दें, ये आदमी आपके साथ क्या ताल्लुक रखता है? ये क्यों आपसे इतनी बदतमीजी करता है? और आप इतनी खौफजदा क्यों हैं? माहिम ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं, जैसे खुद को अंदर से जमा कर रही हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर अरहम की तरफ देखा। आंखों में एक अजीब सा सुकून और कर्ब दोनों बेवक्त मौजूद थे। मेरा नाम माहिम है। उसकी आवाज़ एक मध्यम सरगोशी की तरह कमरे में गूंजी। उसकी आवाज़ मुतरन्निम थी। डॉक्टर अरहम उस खूबसूरती के पिक्र को देख अपनी जगह पर अजीब सी कैफियत में मुबतला हो गए थे। अपना नाम बताने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। यही वजह थी कि वो एक गहरी सांस लेकर बोले थे, अब आप अकेली हैं, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। जो कहना चाहें बिला झिझक कह सकती हैं। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बरसों से गहरे झकमों का मरहम हो। माहिम ने पहले नजरें झुकाईं, दुपट्टा सख्ती से मुट्ठी में जकड़ रखा था। फिर जैसे जब्त का बंधन टूटा, आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर नहीं, बल्कि धीमी सहमी हुई आवाज में रोने लगी। न जाने क्यों अरहम खानज़ादा को उसके आंसू पसंद नहीं आए थे, लेकिन वो खामोश ही रहा था। ये मेरा भाई है। उसकी आवाज कांप रही थी। जमशेद, मेरा भाई। मगर मगर उसके जैसा दुश्मन शायद ही किसी को मिले। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी जो डॉक्टर अरहम को अंदर तक महसूस हुई। डॉक्टर अरहम की आंखों में हैरानी अब गहरे दुख में बदलने लगी। भाई? माहम ने सिरहान में हिलाया। हाँ, भाई है, लेकिन ऐसा भाई जो दुश्मन बन गया। मेरे बाप के साथ मिलकर मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। हर वक्त शक, हर वक्त तौहीन, जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद अपने दिल का गुबार किसी के सामने निकालने का मौका मिला हो। अब वो पूरी शिद्दत से रो रही थी। हर जुमले के साथ उसकी आवाज ऊंची हो रही थी, जैसे बरसों का दर्द बाहर निकाल रही हो। मोहल्ले में मुझे बुरा नाम दे दिया है। कहते हैं मैंने इज्जत खराब कर दी है। जबकि मैं तो घर की दहलीज तक पार नहीं करती। किसी से बात कर लूं, किसी को सलाम कर लूं तो कयामत आ जाती है। मारपीट, गालियां, कैद, बस यही मेरी दुनिया है। डॉक्टर अरहम की मुट्ठियां भींचने लगीं। दिल जैसे सीने में उबल रहा हो। जब कभी कोई बात करने की हिम्मत करती हूँ, जब अपनी बात कहने की कोशिश करती हूँ, तो भाई और अब्बा मिलकर मुझे ऐसे मारते हैं जैसे मैं कोई गुनाह हूँ, जैसे मेरी सांस लेना भी उनकी गैरत पर बोझ है। माहम की हिचकियों में अब थरथराहट थी, आवाज़ में एक ऐसा दर्द जो अल्फाज से नहीं सिर्फ दिल से समझा जा सकता था। आपने पूछा था ना कि मैं इतनी डरती क्यों हूँ? क्योंकि मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं गया। मेरी अपनी मर्जी, मेरी अपनी आवाज़, सब छीन ली गई। बस एक चलती फिरती कैदी बना दिया मुझे। डॉक्टर अरहम की आंखें नम हो चुकी थीं। उन्होंने नरमी से माहम को पानी का गिलास दिया, जो उसके कांपते हाथों से मुश्किल से थामा गया। अब आप अकेली नहीं हैं माहम, आपकी बात सुनी जा रही है और अब आप पर कोई हाथ नहीं उठा सकेगा। ये मेरा वादा है आपसे। माहम ने पहली बार किसी की आंखों में वो रोशनी देखी जो रहम नहीं, हिफाजत का वादा करती थी। लम्हे भर के लिए वो कुदरत के इस निराले फैसले पर हैरान हुई थी। अपना खून उसके लिए महफूज नहीं था और एक अजनबी उसे सुरक्षा देने की बातें कर रहा था। वो रोना जो बरसों के सब्र के बाद आया था, आज शायद पहले कदम था किसी नई जिंदगी की तरफ। कुछ लम्हों बाद वो उसे देखते हुए फिर बोले थे, तुम एक जीती जागती इंसान हो, सांस लेता वजूद हो। तुमने एहतिजाज क्यों नहीं किया माहम? तुम क्यों खामोश रहीं? माहम ने होंठ हिलाने चाहे, मगर अचानक जमीन पर पड़े जमशेद के जिस्म में हल्की सी हरकत हुई थी, जैसे वो होश में आ रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो वक्त से पहले ही होश में आ गया था। शायद उसका स्टैमिना काफ़ी अच्छा था। चंद लम्हे वो खामोशी से
छत को घूरता रहा और जैसे ही दिमाग बेदार हुआ वो एकदम खड़ा हो गया और डॉक्टर अरहम को देखते हुए दहाड़ा। मुझे इसलिए तुमने बेहोश किया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो बोला। नहीं, बल्कि दहाड़ा। डॉक्टर अरहम ने अपनी कुर्सी से उठते हुए इंतहाई सब्र से कहा, जमशेद, पहले तुम अपनी आवाज़ नीची करो। तुम्हारा रवैया और अल्फाज दोनों नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये ना हो कि तुम्हारे साथ मैं वो सलूक करूं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। जमशेद ने उंगली उठाकर अरहम की तरफ इशारा किया। मुझे तो पहले ही शक था इस लड़की पर, अब तुम पर भी हो गया है। तुम दोनों ने मेरी गैर मौजूदगी में क्या किया है? क्या तमाशा है ये? माहम का चेहरा एकदम जर्द हो गया। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, हाथ कांपने लगे। डॉक्टर अरहम एक कदम आगे बढ़े। चेहरे पर सख्ती के आसार नमूदार हो चुके थे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इस 19 साल की लड़की को एक जिंदा लाश बना दिया है। तुम्हें भाई कहलाने का हक ही नहीं। तुमने इसे कैद में रखा, इसकी जिंदगी बर्बाद की और अब भी इसे अपने खिलौने की तरह घसीट रहे हो। और हद है, अपनी ही बहन पर तुम इल्जाम लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे घटिया शख्स को। जमशेद आगे बढ़ा, उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। हम अपने घर की औरतों से जैसे चाहें सुलूक करें, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? डॉक्टर अरहम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी सोच ही गंदी है। औरत कोई मिल्कियत नहीं, वो इंसान है। तुम जैसे मर्द इस समाज का नासूर हो। तुम्हें तो अदालत के कटघरे में होना चाहिए, न कि किसी का निगाहबान। जमशेद गुस्से से आगे बढ़ा, जुबान संभाल के बात करो, वरना यहीं गाड़ दूंगा तुम्हें। तो आजा, मार ले, लेकिन इस बार तुम्हारी हर हरकत का जवाब कानून देगा। डॉक्टर अरहम ने सीना तान कर कहा। उनकी आंखों में एक सच्चे इंसान की चमक थी जो जुल्म के आगे झुकता नहीं। जमशेद ने माहिम की तरफ रुख किया। चलो, अभी चलो मेरे साथ, तुझे घर जाकर समझाऊंगा। उसकी आवाज़ झर से भरी हुई थी। जैसे ही डॉक्टर अरहम कुछ पढ़ना चाहता, वह मासूम सी माहिम पर ही बरस पड़ा। माहिम ने एक कदम पीछे हटाया। आंखों से आंसू गायब थे, मगर चेहरे पर डर और भी ज्यादा गहरा हो चुका था, जैसे फिर से उसे उस कैदखाने में घसीटा जा रहा हो जहां रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। डॉक्टर अरहम उसके सामने खड़े हो गए और हाथ उठाकर बोले, नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, पहले मेरी बात का जवाब दो। मगर अब जमशेद सुनने के मूड में ही नहीं था। उसने जल्दी से माहिम का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ बढ़ गया। क्लिनिक के दरवाजे से निकलते ही जमशेद तेज कदमों से बाहर की तरफ लपका। उसके चेहरे पर गुस्से के साफ निशान थे, आंखें खून उतरी हुईं, सांसें बेकाबू। माहिम उसके पीछे सर झुकाए डरी हुई चल रही थी, जैसे हर कदम उसके लिए भारी हो रहा हो। उनके पीछे पीछे डॉक्टर अरहम भी अपने कमरे से तेजी से निकले। रिसेप्शनिस्ट ने रास्ता रोकने की कोशिश की। सर प्लीज मत जाइए, वो आदमी खतरनाक है, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अरहम ने उसे एक नज़र देखा, होंठ भींचते हुए कहा, किसी और दिन शायद रुक जाता, लेकिन आज नहीं, आज हिसाब चुकाना है। वो इस मासूम के साथ अब और जुल्म नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो उसकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ बाहर की तरफ लपका। जमशेद तब तक एक रिक्शा रोक चुका था। माहिम उसके साथ बैठ चुकी थी। रिक्शा तेजी से सड़क पर आगे बढ़ा। अरहम ने पल भर की देरी की बिना गाड़ी की चाबी घुमाई और उनके पीछे निकल पड़ा। सड़क पर ट्रैफिक अपनी रफ्तार में था। रिक्शा झटके खाते हुए चल रहा था और दूसरी तरफ अरहम की गाड़ी जैसे आग पर दौड़ रही थी। रिक्शा में जमशेद की आवाज़ गूंजी, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर की बातें बाहर जाकर कहने की, वो भी एक गैर मर्द से? वो तेरा क्या लगता है? माहिम कुछ बोलना चाहती थी, मगर लबों तक आते आते अल्फाज रुक गए। जमशेद ने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ दिया, चुप क्यों है? घर चल, आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेगी। तेरी खाल ना उधेड़ी तो मेरा नाम भी जमशेद नहीं। माहिम का जिस्म कांपने लगा, होठों पर कपकपी आ गई, सांसें तेज हो गईं, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। दूसरी तरफ अरहम कार चलाते हुए अपनी सोच की आग में जल रहा था। चेहरा लाल हो चुका था, आंखों में गुस्से की लपटें थीं। इसे मर्द कहते हैं जो एक मासूम लड़की पर हाथ उठाता है, जो बहन को कैद में रखता है? नहीं, आज ये जुल्म नहीं बचेगा। आज इसका हिसाब करूंगा। अगर इस दरिंदे को मैंने जमीन में नहीं गाड़ा तो मेरा नाम अरहम खानजादा नहीं। गाड़ी का हॉर्न बजा। उसने दूसरी गाड़ी को क्रॉस किया, रफ्तार और तेज कर दी। वह अब करीब पहुंच रहा था। रिक्शा में जमशेद अब भी गुस्से से पागल था। तुझे सबक सिखाना होगा माहिम।
घर जाकर तुझे बताऊंगा कि हमारे खानदान की औरतें कैसे चलती हैं। इसीलिए अब्बा तुझे घर से बाहर नहीं निकालते। तू कितनी बड़ी आवारा है। माहिम ने एक पल को आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी से फरियाद कर रही हो। उसकी आंखों से 2 आंसू टपककर गालों पर बह निकले, और पीछे एक गाड़ी, जो सिर्फ गाड़ी नहीं थी, इंसाफ की आग से भरा हुआ एक इरादा था जो पूरी ताकत के साथ इस जुल्म के खात्मे की तरफ बढ़ रहा था। इस बात से बेखबर कि खुद उसके लिए भी कुदरत ने एक बड़ा फैसला कर लिया है, जो अभी उसे मालूम नहीं। रिक्शा एक मध्यम वर्गीय तंग और अंधेरी गली में आकर रुका। दोनों तरफ पुराने मकान, नंगी तारें, दीवारों पर वक्त की गर्द और हवा में मिट्टी की महक। जमशेद ने उतरते ही माहिम का हाथ खींचा और जबरदस्ती नीचे उतारा। उसकी पकड़ सख्त थी, जैसे किसी कैदी को घसीटा जा रहा हो। पीछे से एक गाड़ी आकर रुकी। जैसे ही जमशेद ने पलटकर देखा, उसकी आंखें फैल गईं। तू यहां तक पीछा करता आ गया? अरहम गाड़ी से उतरा, चेहरे पर सख्ती, निगाहों में हिम्मत। वो कुछ कहने ही वाला था कि जमशेद जोर से चिल्लाया, लोगों देखो, ये आदमी मेरी बहन के पीछे आया है। हमारी इज्जत पर हमला हुआ है। मेरी मदद करो। देखने में वो तगड़ा था, मगर अंदर से बेहद डरपोक, जो एक औरत का मुकाबला कर सकता था, लेकिन मर्द का सामना करते ही उसकी जान सूख जाती थी। और खासकर अरहम खानजादा जैसे मर्द को देखकर तो उसके होश उड़ गए थे। यही वजह थी कि वह फौरन माहिम को क्लिनिक से लेकर अपने घर की ओर ले गया, मगर उसे क्या पता था कि वो आफत उसके पीछे पीछे आ रही है, और मोहल्ले के लोग पहले ही झांकने को तैयार बैठे थे। कुछ ही पलों में दरवाजे खुले, खिड़कियां हटीं और गली लोगों से भर गई। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब इकट्ठा हो गए। एक औरत तमाशा देखते हुए ऊंची आवाज में बोली, ये डॉक्टर है या आशिक? वाह रे जमाना, इज्जतदार मोहल्ले में इस तरह घूम रहा है। अपनी बहन को भी नहीं बख्शा और इल्जाम बाहर वालों पर। कुछ मर्द आगे बढ़े। एक ने अरहम का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की। उसी वक्त एक दरवाज़ा खुला और अंदर से एक अधेड़ उम्र का सख्त चेहरे वाला शख्स बाहर आया। हाथ में तस्बीह, पांव में हवाई चप्पल, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में खुद साख्ता वकार। क्या हो रहा है जमीशेद? क्या किया इस अजनबी ने? अरहम ने निहायत पुरसुकून अंदाज में उसकी तरफ देखा। सर, आपकी बेटी डिप्रेशन की मरीजा है। मैं एक डॉक्टर हूं और उसका मोलिज। लेकिन आप लोग, आप और आपका बेटा, उसे कैद में रखकर और ज्यादा तबाह कर रहे हैं। और अब जब मैं उसकी मदद कर रहा हूं तो मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। जफर साहब की त्योरियां चढ़ गईं। तो अब तू हमें समझाएगा, हमें बताएगा कि अपनी बेटी के साथ कैसा सुलूक करना है? ये हमारे घर का मामला है। जमीशेद, फौरन पुलिस को फोन करो। इस बदतमीज को अंदर करवाओ। जमीशेद ने मोबाइल निकाला ही था कि भीड़ में से एक लंबा कद, सफ़ेद बालों वाला मुअज्जज शख्स आगे बढ़ा। हाथ से इशारा करके सबको चुप करवाया। जफर साहब, 1 मिनट ठहरिए। अगर ये शख्स कुछ कह रहा है तो बात सुन लेना बेहतर है। हम सब ने देखा है, आपकी बेटी वाकई डरी डरी रहती है, किसी से आंख तक नहीं मिलाती। अगर ये शख्स सच कह रहा है तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ बन सकता है। मोहल्ले में सरगोशियां शुरू हो गईं। जफर साहब के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गईं, मगर अब उनके वकार को ठेस पहुंच चुकी थी। वो पलटकर अरहम को घूरने लगे। अरहम ने खामोशी से माहम की तरफ देखा, जो कोने में सहमी खड़ी थी। उसकी भीगी पलकों, खौफजदा आंखों और कांपते होंठों से सब कुछ बयां हो रहा था कि सच क्या है और वो किस अजियत में है। अरहम की दिलकश शख्सियत को देखकर कई लोग मुतासिर हुए थे और कुछ अपने हाथ भी साफ करना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। जफर साहब ने अरहम को सख्त निगाहों से देखते हुए कहा, अगर इतनी ही हमदर्दी है तुझे इससे, तो ले जा इस सौगात की पोटली को। मेरे लिए तो बोझ है, ये जान छुड़ानी है। तू तो बहुत बड़ा हमदर्द बनता है ना, शादी कर ले इसी वक्त। वो एकदम कुछ सोचकर बोले थे, जैसे वक्त पर तीर चलाना चाहते हों। माहौल में एकदम खामोशी छा गई। अरहम चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। मोहल्ले वालों की नज़रें अब ताज्जुब से उस पर जमी हुई थीं। माहम दीवार से लगी फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी, जैसे खुद पर यकीन न आ रहा हो कि अब क्या होने जा रहा है। जफर साहब का लहजा और तल्ख हो चुका था। ऐसी भड़कियां तो बहुत लोग मारते हैं, मगर निकाह कोई नहीं करता। अगर इतनी हमदर्दी है तो मस्जिद चलो, मौलवी साहब को बुलाते हैं।
अभी और इसी वक्त निकाह करो, वरना चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ये हमारे घर का मामला है, हम अपनी बेटी को जैसे भी रखें, ये हमारा फैसला है। तुम या मोहल्ले के लोग कुछ नहीं कह सकते। अरहम ने गहरा सांस लिया, आंखें चंद लम्हे बंद कीं, जैसे दिल की अंदरूनी जंग लड़ रहा हो। वो जानता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। उसकी अपनी फैमिली, उसके ख्वाब, उसकी समाजी हैसियत, सब एक पल में बदल सकते थे। लेकिन फिर उसने माहम की तरफ देखा, सहमी हुई, खामोश, खाली खाली आंखें, जैसे बरसों से सिर्फ बर्दाश्त किया हो, जिया न हो। उस पल वो खामोश चीखों की जबान समझ गया। उसने आहिस्ता से कदम बढ़ाए, जफर साहब के करीब आया। ठीक है, मंजूर है मुझे, मैं निकाह करने को तैयार हूँ। वो लम्हों में फैसला ले चुका था। आज तक उसने हर इंसान की मदद की थी, भला आज क्यों उस लड़की की मदद न करता जिसे पहली बार देखते ही उसका दिल धड़क उठा था। मोहल्ले में एक हलचल सी मच गई। कुछ औरतों ने कानों पर हाथ रखे, कुछ ने तौबा तौबा की, और कुछ ने हसरत भरी निगाहों से माहम को देखा, जिसकी शादी एक इतने दिलकश शख्स से अचानक तय हो गई थी। ये कोई मौजिज़ा ही था। जफर साहब को भी जैसे अपने कानों पर यकीन न आया। तुम सच कह रहे हो? अभी? उन्होंने हवा में तीर चलाया था, और अब उस तीर को सही निशाने पर लगता देख उन्हें दिल से खुशी महसूस हो रही थी। अरहम ने सर हिलाया। जी, अभी। शर्त सिर्फ ये है कि निकाह अपनी मर्जी से होगा, जबरदस्ती नहीं। माहम अगर राजी है तो मैं अपनी जिंदगी उसके साथ बांटने को तैयार हूं। जफर साहब ने एक कहका लगाया। अरे वाह, सुना तुमने? अब तो नई नई बातें हो रही हैं। मर्जी। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाह कर लो, बस। आज के बाद इसके तमाम मामलात तुम्हारे जिम्मे, और इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी लड़की को हम अपने घर में बिल्कुल जगह नहीं देंगे जिसने हमें समाज में मजाक बना दिया है। अरहम ने माहम की तरफ देखा। वो नजरें झुकाए खड़ी थीं, जैसे हर फैसला सिर झुकाकर स्वीकार करना ही सीखा हो। वह धीरे से आगे बढ़ा। माहिम, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इस निकाह के लिए राजी हो? माहिम ने कुछ पल तक सिर नहीं उठाया, फिर आंखों में नमी लिए होंठ हिले, बहुत ही धीमी आवाज में लेकिन साफ शब्दों में बोली, हाँ, राजी हूं। वह खुद इस जहन्नुम से बाहर निकलना चाहती थी, और अगर आज यह सहूलियत मिल रही थी तो भला वह क्यों इनकार करती। उसके जवाब ने सबको हैरान कर दिया। कुछ ही पलों बाद मौलवी साहब को बुलाया गया। अरहम ने दिल के बोझ के साथ एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा दिया था, खतरों के बावजूद रिश्ते की पवित्रता पर यकीन रखते हुए, इस बात से बेखबर कि आगे आने वाली जिंदगी कितनी कठिन होने वाली है, क्योंकि जो चीज़ सोना नजर आती है वह हमेशा सोना नहीं होती। घर के अंदर एक छोटा सा कमरा जिसे निकाह के लिए सजाया गया था, न कोई खास रोशनी, न फूलों की सजावट, बस मोहल्ले की औरतों की सरगोशियां और मर्दों की ठंडी निगाहें। माहिम एक कोने में सफ़ेद चादर ओढ़े बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काजी साहब, मोहल्ले के बुजुर्ग, आजिज लहजे में बोले, बेटी, क्या तुम्हें अरहम खानजादा पुत्र बशीर खानजादा से निकाह कबूल है? माहिम ने हिचकियों के बीच गर्दन हल्के से हिलाई, फिर कांपती आवाज में कहा, कबूल है। काजी साहब ने दूसरा और तीसरा बार भी वही सवाल पूछा, और हर बार माहिम की आवाज कमजोर मगर साफ रही, कबूल है। मोहल्ले की औरतों ने आपस में नजरों का आदान प्रदान किया, कुछ ने धीरे से दुआएं दीं। फिर काजी साहब ने अरहम की तरफ देखा, जो गंभीर चेहरे के साथ सामने बैठा था। उसके चेहरे पर न कोई मुस्कान थी, न कोई बेचैनी, बस एक मजबूत फैसला झलक रहा था। अरहम बेटा, क्या तुम्हें माहिम पुत्री फरीद अहमद से निकाह कबूल है? अरहम ने गहरी सांस ली, फिर साफ और आत्मविश्वास से भरे लहजे में जवाब दिया, कबूल है। काजी साहब ने 3 बार वही सवाल दोहराया, और हर बार अरहम की आवाज़ में वही संजीदगी और वक़ार था, कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ, दुआ दी गई, और औरतों की तरफ से धीमी सी आवाज़ आई, मुबारक हो, निकाह मुबारक हो। लेकिन कमरे के एक कोने में खड़े जमशेद के दांत किटकिटा रहे थे, और जफर साहब का चेहरा स्याह हो चुका था। उनकी आंखों में साफ नफरत थी, मगर कुछ कह नहीं सके। बात अब मोहल्ले की इज्जत पर आ चुकी थी, सबके सामने इनकार मुमकिन नहीं था। माहिम को उठाया गया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, मगर आंखों में हल्की सी हैरानी और एक अनजानी सी उम्मीद चमकने लगी थी।
रुखसती के वक़्त औरतें उसे घेरे हुए बाहर लाईं। बाहर अरहम अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, नजरें झुकाए, जैसे वह खुद भी इस निकाह की रस्म से हैरानी के समंदर में डूबा हो। माहिम धीरे धीरे कदम उठाती हुई उसके करीब आई। अरहम ने चुपचाप आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और एक तरफ खड़ा हो गया, जैसे अपनी रजामंदी का पूरा इख्तियार माहिम को सौंप दिया हो। माहिम एक पल के लिए रुकी, फिर गाड़ी में बैठ गई। अरहम ने दरवाज़ा बंद किया और खुद दूसरी तरफ आकर बैठ गया। मोहल्ले के लोग खामोशी से देख रहे थे, कुछ खुश, कुछ हैरान और कुछ अफसोसजदा। लेकिन कई औरतों की ज़बान पर बस एक ही बात थी कि यह एक मौजिज़ा है, यह अल्लाह की तरफ से भेजा गया उस मासूम की ज़िंदगी में फरिश्ता है। अरहम ने एक नज़र माहिम पर डाली, जो अब चुपचाप आंखें बंद किए बैठी थी, जैसे किसी ख्वाब की दुनिया में जा चुकी हो। गाड़ी धीरे धीरे गली से बाहर निकल गई। पीछे रह गया एक पुराना घर, एक घुटन भरा माहौल और गुजरे वक़्त की वो दीवारें जो शायद अब हमेशा के लिए पीछे छूट चुकी थीं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी नज़र आती है। आगे जाकर बहुत सी आजमाइशें होती हैं। जब उनका सामना करना पड़ता है तो हम घबरा जाते हैं। और उसी बात से अरहम खानज़ादा घबराया था। डॉक्टर अरहम की गाड़ी जैसे ही विला के पोर्च में आकर रुकी, वह एक पल के लिए वहीं साकित बैठा रहा। उसकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें और गहरी हो चुकी थीं। दिल में अजीब सी कशमकश थी। घर वालों का सामना कैसे करेगा? उनकी बिना इजाज़त एक अजनबी लड़की को अपनी जिंदगी में ले आया था, यह बात उसे हज़म नहीं हो रही थी। बाहर के मंजर के उलट अंदरूनी माहौल में खामोशी थी। वह माहिम की तरफ पलटा, जो उसी तरह चुपचाप बैठी थी, जैसे जिंदगी की सारी आवाज़ें उसके अंदर कहीं दम तोड़ चुकी हों। आओ, अंदर चलो, उसने आहिस्ता से कहा और वह बगैर आवाज़ किए उसके पीछे चल पड़ी। विला का मुख्य दरवाज़ा खुला तो शानदार हॉल ने उनका स्वागत किया, जहां हर चीज़ करीने से रखी गई थी। वह उसे लॉन्स में ले आया और सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, यहाँ बैठो। माहिम चुपचाप बैठ गई, नज़रें झुकाए, जैसे ज़मीन में समा जाना चाहती हो। डॉक्टर अरहम कुछ देर दीवार से टेक लगाकर खड़ा रहा, फिर धीरे से उसके करीब आया और उलझे हुए लहजे में बोला, एक बात पूछूं? वह साकित रही। अरहम ने अपने लहजे में हल्की सी झुंझलाहट लाते हुए कहा, वैसे तुम्हारे बाप और भाई ने तुम्हारी शादी इतनी जल्दी में क्यों की? कोई मजबूरी थी या? वह अजीब कशमकश में था। माहिम ने सिर उठाया, आंखों में नमी और उलझन की मिली जुली कैफियत थी। यह सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? आपने निकाह किया था, वादा किया था खुश रखेंगे, अब ऐसा बर्ताव क्यों? वह भी उसी के अंदाज में बोली थी, क्योंकि जिस तरह उसने बात को आखिर में छोड़ा था, वह उसे बहुत ही बुरा लगा था। वह कोई बच्ची नहीं थी, अक्ल और समझ रखती थी। अरहम ने आहिस्ता से सांस खींचा और सिर झटकते हुए बोला, मैंने वादा किया था और अब भी कायम हूं, मगर तुम्हें देखकर मेरे दिल में सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो वो लोग तुम्हें यूं मुझ पर थोप कर चले गए और तुम पर जुल्म क्यों करते थे? कोई तो वजह होगी ना? माहम ने होठों को कसकर भींच लिया, आंखों में आंसू भर आए थे। उसका जवाब न देना अरहम खानाजादा को और मुश्किल में डाल रहा था। उसे अपने आसपास किसी खतरे की आहट महसूस हो रही थी। वो जज्बात में आकर इतना बड़ा फैसला तो ले चुका था, लेकिन अब न जाने क्यों उसे एक अनजाना डर सता रहा था। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। अरहम ने गहरी नज़रों से उसे देखा। मैं जानता हूँ, तुम पर जो बीती वो आसान नहीं थी, लेकिन मैं बस समझना चाहता हूँ, शायद खुद को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने जो कदम उठाया वो सही था। डॉक्टर अरहम कुछ पल खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, फिर थोड़ा झुककर फिर बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ माहम, जवाब दो। आखिर तुम्हारे घरवालों का रवैया ऐसा क्यों था? तुम्हें मारना, तुम पर जुल्म करना, कैद में रखना, इसके पीछे कोई वजह तो होगी। इस बार वो और भी झुंझला गया था। उसका जवाब न देना, न जाने क्यों उसे खतरे की निशानी लग रही थी। माहम की नज़रें झुकी रहीं, उंगलियों से दुपट्टा मरोड़ती रही, जैसे शब्दों की गिरहें खोलने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से उसने नज़रें उठाईं और धीमी मगर कांपती आवाज़ में बोली, आपको किसने कहा कि वो मेरे सगे बाबा और भाई हैं? ये शब्द नहीं, बल्कि बिजली का झटका था। अरहम चौंक कर उसे देखने लगा, जैसे ज़मीन उसके पांवों तले से खिसक गई हो। वो कुछ कहने ही वाला था कि माहम की आवाज़ फिर उभरी, वो मेरे चाचा हैं और जमशेद उनका बेटा है।
एकदम अरहम के जहन में वो बात क्लिक हुई कि निकाह के वक्त माहम का नाम फरीद बताया गया था, जबकि वहां मौजूद लोग उसके पिता को जफर कह रहे थे। अरहम के लब खामोश हो गए। हैरत और सदमे के मिले जुले एहसास से वो कुछ पल कुछ बोल ही न सका। माहम ने नज़रें झुकाए अपनी बात जारी रखी। जब मेरे अब्बू और अम्मी एक हादसे में गुजर गए तो मुझे मेरे चाचा के हवाले कर दिया गया। मैं छोटी थी, कुछ समझ नहीं सकी। फिर वक्त गुजरता गया और उनका रवैया बदलता गया, लेकिन कहते हैं ना, इंसान सिर्फ। अभी वो अपनी बात पूरी ही करने वाली थी कि अचानक विला का मुख्य दरवाज़ा खुला। अंदर शाहीन बेगम, नीलम और सुहैल साहब दाखिल हुए। उनके चेहरों पर सफ़र की थकावट और हैरानी साफ झलक रही थी। एक नज़र में वो लाउंज का मंजर देखकर साकित रह गए। अरहम एक अजनबी सी लड़की के साथ खड़ा था। अपनी फैमिली को देखकर एक पल के लिए अरहम की सांस थम गई थी। जिस बात का डर था वो अब हकीकत बन चुकी थी। शाहीन बेगम फौरन अरहम की तरफ बढ़ीं, उसके गाल पर हाथ रखकर बोलीं, बेटा, खैरियत? ये लड़की कौन है? वो बहुत ही प्यार करने वाली औरत थीं, इसलिए कभी भी अपनी औलाद को नीचा नहीं दिखाती थीं और न ही शक की गांठ बांधती थीं। नीलम ने माहम को हैरत से देखा और सुहैल साहब ने भी सवालिया नज़रों से बेटे को देखा। अरहम ने एक लम्हा गहरी सांस ली, सबके चेहरों को देखा, फिर संजीदगी से बोला, ये मेरी पेशेंट है माहम, इसका दुनिया में कोई नहीं है। फिलहाल हमें इसे अपने घर में रखना होगा। जबकि माहम का दिल धड़कना भूल गया था। उसे लगा था कि वो अब उससे अपनी फैमिली से बतौर बीवी मिलवाएगा, लेकिन उसकी बात सुनकर उसकी आंखें नम हो गई थीं। अगरचे उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल टूट गया था। शाहीन बेगम ने हैरत से उसे देखा। उसकी पीली सी रंगत, सहमी हुई आंखें, झुकी हुई नज़रें, सब कुछ उसके दुख की गवाही दे रहे थे। शाहीन बेगम ने और सवाल किए बगैर सर हिलाया और नीलम की तरफ देखा। नीलम, इसे अपने कमरे में ले जाओ, आराम करवाओ। नीलम धीरे से आगे बढ़ी। माहम ने नज़रें उठाकर अरहम को देखा, जो अब खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो उठी और धीरे धीरे कदमों से नीलम के साथ चल दी। अरहम कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में उलझनें उठ रही थीं, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी का एहसास उसे भीतर से कचोट रहा था। आज से सिर्फ माहम नहीं, उसकी तकदीर भी अब उसके हाथों में थी। वो जानता था कि उसकी बातों से माहम मायूस हुई है, मगर फिलहाल ये ज़रूरी था। उसके जहन में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। जफर साहब उसके अब्बा नहीं, बल्कि चाचा थे, और ये एक बहुत बड़ा सच था, जिसे जानना अब उसके लिए बेहद ज़रूरी था। नीलम खामोशी से कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा धीरे से बंद किया और एक नज़र बिस्तर पर बैठी माहम पर डाली। माहम दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों में लपेटते हुए खोई खोई सी बैठी थी। आंखों में नमी और चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। नीलम धीरे से कदमों की आहट के साथ उसके करीब आ बैठी और नरमी से बोली, तुम बहुत परेशान लग रही हो, रिलैक्स करो, ये तुम्हारा ही घर है। माहम चौंकी, जैसे किसी ने खामोशी का पर्दा चीर दिया हो। उसने नज़रें उठाकर नीलम को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मैं ठीक हूँ, मगर आवाज़ में वो कंपी थी जो अंदर के टूटने की गवाही देती है। नीलम मुस्कुराकर बोली, वैसे मैं नीलम हूँ, अरहम भाई की छोटी बहन। और तुम? माहम ने हिचकिचाते हुए कहा। माहम फातिमा। माहम फातिमा? प्यारा नाम है। नीलम ने खुलूस से कहा। तुम क्या करती हो? पढ़ाई कर रही हो या कुछ और? माहम ने नज़रें झुका लीं। पढ़ना चाहती थी, लेकिन इजाज़त नहीं थी। नीलम ने उसकी बात पर गहरी सांस ली और आहिस्ता से उसका हाथ थामकर बोली, पता है, तुम बहुत बहादुर हो। जो कुछ तुम सहकर यहाँ तक आई हो, उसके लिए हिम्मत चाहिए। माहम ने एक नज़र उसके वजूद पर डाली। दिल चाहा कि अपना दिल खोलकर इस सच्ची लड़की के सामने रख दे, मगर वह चुप रही। जानती थी अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वह शख्स उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैसे भी उसके सवालों ने उसके दिल को तोड़ दिया था। जो यहाँ नए नए ख्वाब सजाकर आई थी, अब सब कुछ बेमानी लग रहा था। सुबह की हल्की रोशनी पर्दों के किनारों से कमरे में झांक रही थी। माहम की आंख खुली तो चंद लम्हे उसे याद ही न रहा कि वो कहाँ है। फिर आसपास के माहौल को पहचानते ही वो आहिस्ता से बिस्तर से उठी। वॉशरूम में जाकर चेहरा धोया, दुपट्टे को संवारा और खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करते हुए कमरे से बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर निकली, सामने सोफे पर शाहीन बेगम बैठी दिखाई दी।
माहम के कदम एकदम रुक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। शाहीन बेगम की नज़रें उसकी तरफ पड़ीं तो उन्होंने हैरानी से उसे सिर से पैर तक देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हों। माहम ने धीरे से सलाम किया, आवाज़ में घबराहट थी। सलाम अलैकुम आंटी। शाहीन बेगम ने धीरे से जवाब दिया। वालेकुम सलाम, तुम्हारी तबीयत कैसी है? माहम ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। जी बेहतर हूँ, शुक्रिया। शाहीन बेगम ने गंभीरता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आई हो? और तुम हो कौन आखिर? कुछ क्षणों की खामोशी के बाद माहम ने गहरी सांस ली, नज़रें उठाकर उनकी आंखों में देखा और धीरे मगर स्पष्ट अंदाज में बोली, मैं आपके बेटे की बीवी हूँ, आपकी बहू हूँ। रात भर सोचने के बाद उसने सुबह ये फैसला किया था कि वह खुद इन लोगों के सामने ये बात जाहिर कर देगी। वह अब लौट नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें बताना जरूरी था। शाहीन बेगम एकदम कुर्सी पर सीधी हो गईं, आंखें फैल गईं, चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण उभरा। वह उठते हुए बोलीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किसने कहा तुमसे ये सब? और क्या बात कर रही हो तुम? मुझे ये सब मजाक में भी पसंद नहीं बेटा। माहम ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, शायद आपके बेटे का ठीक नहीं, जिसने सच छुपाया आपसे। वह एकदम तीखी हो गईं। शाहीन बेगम के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब? क्या बकवास कर रही हो? माहम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप अपने बेटे से खुद पूछ लें, सच वही बता सकता है। शाहीन बेगम का चेहरा लाल हो चुका था। वह गुस्से में कमरे से निकल गईं और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ीं ताकि उसे फोन करके पूछ सके। वह क्लिनिक जा चुका था, यही वजह थी कि वह सीधे उससे बात करने का इंतजार नहीं कर सकती थीं। पहली बेल पर ही कॉल रिसीव हो गई थी जब वह चीख कर बोली, अरहम, ये क्या बकवास सुन रही हूं मैं? ये लड़की क्या कह रही है? तुमने निकाह कर लिया उससे? अगर ये मजाक है तो मुझे बहुत बेहूदे लग रहे हैं। अरहम कुछ पल चुप रहा, फिर उठकर गंभीरता से बोला, अम्मी प्लीज बैठ जाइए, मैं सब बताता हूं। शाहीन बेगम ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, पहले ये बताओ, निकाह किया तुमने? अरहम ने सिर हिलाया। जी, निकाह किया है। क्यों? किस हक से? और हमें बताने की जरूरत भी क्यों महसूस नहीं हुई? वह तड़प कर बोला, अम्मी, मैं उसे पसंद करने लगा था, उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। मैं जानता हूं ये सब अचानक था, मगर जब मौका आया तो मैंने उसे अकेला छोड़ना सही नहीं समझा। अगर आपको ऐतराज है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन निकाह हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। वह साफ गोई से बोला था। शाहीन बेगम ने चुपचाप उसकी बात सुनी। चेहरे पर उलझन के कई पहलू थे। फिर धीरे से बोली, ये सब अचानक, बहुत कुछ हजम करना पड़ेगा मुझे। अरहम, तुम लोग न जाने क्या कुछ मुझे दुनिया में दिखाना चाहते हो। सुबह सुबह ही उनका दिमाग घूम गया था। वह तो तबीयत पूछने गई थी, मगर उल्टी खबर लेकर वापस आई थी। अरहम ने आगे कहा, मुझे यकीन है आप समझेंगी, मैंने गलत नहीं किया। अम्मी, कुछ पल की चुप्पी के बाद शाहीन बेगम ने थकी थकी सी आवाज में कहा, ठीक है, उम्मीद करती हूं वह लड़की हमारे परिवार के लिए बेहतर साबित हो, वरना अल्लाह बहुत बड़ा है। ये बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दी थी, जबकि क्लिनिक में बैठे अरहम खानाजादा ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींची थीं कि वह लड़की बोल क्यों रही थी। अभी उसका इरादा बताने का नहीं था। तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें तो रात में पूछूंगा अच्छे से। ये कहकर वह वापस अपने मरीजों की ओर मुड़ गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। कमरे में हल्की मध्यम सी रोशनी जल रही थी। दीवार पर लगा घड़ी 11 बजा रहा था। माहम थकान से निःशक्त, दिल में एक अनजानी सी उदासी लिए बिस्तर के किनारे बैठी थी। अभी सोच ही रही थी कि लेट जाए, शायद नींद आ जाए, जब कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला। दरवाजे की चौखट पर अरहम खड़ा था, चेहरा सख्त और आंखों में गुस्से की लपट थी। वह आहिस्ता मगर ठोस कदमों से अंदर आया। माहम अचानक सीधी हो गई, चेहरे पर घबराहट साफ थी। अरहम ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ बढ़ा। मेरी माँ से परिचय कराने से पहले मुझे अपना असली परिचय क्यों नहीं दिया मोहब्बत? वह तंज में बोला। माहम ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अरहम की आवाज़ ऊंची हो गई। क्या कहा था तुमने कि वो तुम्हारे चाचा और उनका बेटा है? आखिर हो कौन तुम? तुम्हारी कहानी क्या है? क्यों झूठ बोल रही हो मुझसे? माहम की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपती आवाज में बोली, मैंने झूठ नहीं बोला, बस सब कुछ नहीं बताया। तो अब बताओ,
अब पूरी बात बताओ। अरहम की आवाज में अब भी गुस्सा था, मगर आंखों में सवाल ज्यादा था। माहम के आंसू गालों पर बहने लगे। वह टूटे हुए लहजे में बोली, जिस घर में हम रहते थे वह मेरे बाबा का था। उन्होंने मरने से पहले वह मेरे नाम कर दिया था, लेकिन जब वह चले गए तो चाचा ने सब कुछ संभाल लिया। मुझे कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी हूं। मुझे भी यही लगा, इसीलिए मैंने कोई आपत्ति नहीं की थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। समय के साथ साथ उन्होंने मुझ पर जुल्म बढ़ा दिए, मुझे डराकर मानसिक कष्ट देते रहे ताकि मैं चुप रहूं। माँ का जेवर, बाबा की पेंशन और उनकी सेविंग्स मुझसे सब छीन ली। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शांति चाही, लेकिन वो भी नहीं दे सके। और 2 दिन पहले उन्होंने वह घर भी मुझसे छीन लिया। मेरे दस्तखत जबरदस्ती ले लिए। वह घर अब मेरे नाम नहीं रहा और मैं उनके लिए एक बोझ बन गई। इसलिए उन्होंने मुझे ऐसे एक अजनबी के हवाले कर दिया। यही वजह थी जल्दबाजी में निकाह करने की। आंसू आंखों से टपक रहे थे। अपने पति का यह रूप देखकर वह बहुत डर गई थी। इसीलिए बिना रुके उसने सारी जानकारी उसके सामने रख दी थी। अरहम अब स्थिर हो गया था। चेहरे से गुस्सा खत्म हो चुका था। आंखों में हैरानी और अफसोस उभर आया था। वह धीरे से आगे बढ़ा, बिस्तर के किनारे उसके पास बैठा। माहम की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया था। काफी देर तक वह चुप रहा, फिर उसकी ओर देखते हुए अटके हुए लहजे में बोला, माहम, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना कुछ सह चुकी हो। वह धीरे से बोला और फिर उसे अपने बाहों में भर लिया। माहम थोड़ी देर तो स्थिर रही, फिर सिसकियां लेकर उसके सीने से लग गई। अरहम ने नरमाई से उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। अब मैं हूं ना, तुम्हें किसी तकलीफ का सामना नहीं करने दूंगा। तुम्हारा हर दुख अब मेरा है। यह कहते ही वह उसके अस्तित्व को खुद में समेट चुका था। धीरे धीरे वह उसके करीब बढ़ने लगा था। वह रात उन दोनों के मिलन की रात थी। माहम ने कोई आपत्ति नहीं की थी, बस चुपचाप उसे अपना हक लेने दिया था। कमरे की खामोश फिजा में अब सिर्फ दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं, इस बात से अनजान कि यही संबंध उनके गले का टोक बन जाएगा। समय जैसे किसी धीमी घड़ी में कैद हो गया था। महीनों के महीनों गुजरते जा रहे थे, मगर माहम की हालत में सुधार आने की बजाय बोझ और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। वह अब 2 महीने की गर्भवती थी, मगर चेहरा पीला, आंखें मध्यम और दिल एक अनजानी थकान से भरा हुआ था। वह ऐसी ही थी। उसे कितना भी जिंदगी की ओर लाने की कोशिश की जाए, वह फिर से अतीत के उन दर्दनाक लम्हों में लौटकर खड़ी हो जाती थी। आज भी एक आम सा दिन था। दोपहर की धूप पर्दों की दरारों से अंदर झांक रही थी। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अरहम हाथ में जूस का गिलास लिए अंदर आया और नरमी से माहम के पास बैठ गया। यह पी लो, तुम्हारी और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है, उसने नरमाई से कहा। माहम खाली नजरें जमाए बैठी रहीं, हाथ भी न बढ़ाया। अरहम थोड़ी झिझक के बाद उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, माहम, मैं चाहता हूं हम थोड़ा अच्छा समय बिताएं। तुम्हारी मुस्कान बहुत मिस करती है ये जिंदगी। माहम ने धीरे से पलकें झपकाईं और फिर धीमे से जवाब दिया, वो दिन कितने दर्दनाक थे अरहम। मुझे आज तक यकीन नहीं आता कि मैं सर्वाइवल कर गई। कैसे बच गई मैं, कैसे? अरहम की माथे पर हल्की सी शिकन उभरी। उसने नरमाई से कहा, माहम, अब वह वक्त नहीं रहा। तुम आज सुरक्षित हो, खुश हो, मेरे साथ हो। आगे देखो, अतीत को जाने दो। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हमें आगे की जिंदगी के बारे में सोचना है। तुम क्यों अतीत में खड़ी हो? मगर माहम ने एक बार फिर उसी मध्यम मगर थके हुए लहजे में कहा, कभी कभी सोचती हूं शायद मर जाती तो बेहतर होता। न यह दर्द होता, न यह सवाल, न यह अकेलापन। वह डिप्रेशन से बाहर आना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए हर बात को वह नज़रअंदाज कर देती थी। अरहम अब चुप हो गया। उसके पास कहने को शब्द खत्म हो गए थे। वह कई बार समझा चुका था, हर संभव तरीके से उसे खुश रखने की कोशिश कर चुका था, लेकिन माहम का दिल था कि किसी भी रोशनी को अपने अंदर समाहित करने से इनकार था। वक्त गुजरता जा रहा था और धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी थीं। वह अपने काम में मग्न हो गया था। आखिर करता भी क्या? बीवी से सिवाय तनाव के कुछ हासिल नहीं हो रहा था। गर्भ के महीने एक एक कर पूरे होते गए।
घर में सब उसकी सेहत का ख्याल रखते, मगर माहम हमेशा अलग थलग अपने ही अंधेरे में खोई रहती। वह नीलम से भी कम ही बात करती, ज्यादा समय अपने कमरे की खिड़की के सामने बैठी रहती। अरहम की पेशानी की लकीरें गहरी हो गई थीं। वह कभी माहम पर गुस्सा नहीं करता था, मगर उसकी चुप्पी, उसका उदास रवैया, उसकी बेबसी, सब कुछ उसके धैर्य की परीक्षा बन चुका था। वह रातों को जागता, सोचता कि वह क्या करे, कैसे करे कि माहम की जिंदगी में थोड़ी सी भी रोशनी आ जाए। वह परेशान हो गया था और यह परेशानी उसकी भी सेहत पर असर डालने लगी थी। और फिर 9 महीने बाद एक उजली सुबह अल्लाह ने उन्हें एक प्यारे से बेटे से नवाजा। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। शाहीन बेगम, नीलम और सब घरवालों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी, मगर माहम का चेहरा वैसा ही स्थिर था जैसे बरसों से हो। अरहम ने बेटे को गोद में लिया। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश उठी। शायद यह छोटा सा अस्तित्व माहम के दिल की दीवारें तोड़ दे। शायद अब वह जी उठे। शायद, लेकिन शायद हमेशा शायद ही रहते हैं। वक्त धीरे धीरे और गुजरता जा रहा था। कमरे में हल्की हल्की मंद रोशनी थी। बच्चे की नन्ही सी कुर्सी एक तरफ पड़ी थी और माहम उसी के पास बैठी, किसी गहरी सोच में खोई थी। उसके चेहरे पर वही सियाही छाई हुई थी जो पिछले महीनों से उसका स्थायी साया बन चुकी थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अरहम अंदर दाखिल हुआ। वह चुपचाप माहम की तरफ बढ़ा। आंखों में कुछ कहने की तर्ज थी। वह उसके पास आया, आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखना चाहता था, मगर माहम ने एक झटके से खुद को पीछे किया। क्या मसला है माहम? अरहम की आवाज़ में कसावट आ गई। पूरे 9 महीने गुजर गए। हर बार तुमने कहा, वक्त दो, समझो मुझे, सहो। मैंने सब किया, मगर अब भी तुम वैसी की वैसी हो। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, तुम अब भी मुझसे दूर हो। मैं मर्द हूं माहम, मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, तुम क्यों नहीं समझती ये बात? वह झुंझला गया था। माहम ने नज़रें चुरा लीं, होंठ कांपने लगे। मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है अरहम। अजीब सी बेचैनी है दिल में, जैसे जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। अरहम ने हाथ झटका। अब गुस्सा नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। यह अजीब सी बेचैनी, यह कब तक चलेगी माहम? हम कब तक इस अतीत में कैद रहेंगे? तुम कब निकलोगी इस डिप्रेशन से? मैं अब थक चुका हूं माहम। शायद आज वह सच में थक चुका था, इसीलिए इतना तीखा बर्ताव कर रहा था। माहम ने सिर झुका लिया। आंखों से चुपचाप आंसू टपकने लगे। वह बोली नहीं, बस सिसकियां उसकी बेबसी का बयान कर रही थीं। कुछ तो बोलो। अरहम की आवाज़ अब और तेज़ हो गई। तुम्हारे इस रवैये ने मेरा जीना भी मुश्किल कर दिया है। मैं हर दिन हर रात तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम खुद को संभालना ही नहीं चाहती। माहम की सिसकियों में शत्त आ गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथों में चेहरा छुपा लिया। अरहम ने मुट्ठियां भींच लीं, फिर एक गहरी सांस लेकर पीछे हट गया। ठीक है माहम, जैसे तुम्हारी मर्जी। और वह दरवाज़ा जोर से बंद करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। खामोशी फिर से कमरे में छा गई। बस माहम की सिसकियां बाकी रह गईं। बच्चा नींद में करवटें बदल रहा था और माहम अपने अंदर की टूटी हुई दीवारों को चुपचाप सहलाती रही। वक्त तेजी से गुजरने लगा। दिन महीनों में बदलने लगे, मगर माहम के दिल का बोझ वहीं रहा। हर दिन एक नया झगड़ा, हर रात एक नई खामोशी। अरहम बार बार कोशिश करता, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, मगर माहम जैसे एक गहरे कुएं में गिरी हुई थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं दिखता था। रिश्ता जो मोहब्बत से बंधा था, अब समझौते की लकीर पर खड़ा लड़खड़ा रहा था, और दोनों अपनी अपनी तन्हाई में खोए एक दूसरे के लिए अजनबी होते जा रहे थे। वह समझती थी कि बच्चा हो गया तो अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि औलाद एक खूबसूरत तोहफा है, लेकिन असली रिश्ता पति पत्नी का होता है, जिसे वह अब खोखला करती जा रही थी। कमरे में शाम की सुनहरी धूप आकर बिछी हुई थी। माहम चुपचाप अपने बेटे को गोद में लिए बैठी थी, उसे झूला दे रही थी। बच्चे की हल्की हल्की मुस्कान उसके दिल के टुकड़ों को कुछ पल के लिए जोड़ देती थी, मगर आंखों के आसपास के काले घेरे, चेहरे की पीलीपन और अंदर का खालीपन अब भी कायम था। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। अरहम अंदर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। वह आहिस्ता कदमों से चलता हुआ माहम के सामने आया
और वह कागजात उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, इन पर साइन कर दो। माहम का दिल धक से रह गया, आंखों में डर की एक लहर दौड़ गई। ये कागज़ किस किस्म के हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे उसका दिल एक पल के लिए थम गया हो। अरहम ने कुछ पल की चुप्पी के बाद गहरी सांस लेते हुए कहा, तलाक के पेपर्स हैं। माहम जैसे सांस लेना भूल गई। वह झटके से खड़ी हुई, बच्चे को सीने से लगाकर आंखों में हैरत और सदमे का तूफान लिए उसे देखने लगी। क्या मतलब? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा एक बच्चा है। अरहम, मैं आपकी बीवी हूँ। आप मुझे तलाक नहीं दे सकते। वह अचानक घबराहट में आ गई। अरहम की आंखों में भी दर्द की एक छाया उभरी, मगर वह कठोर स्वर में बोला, क्यों नहीं दे सकता? तुम हर वक्त डिप्रेशन में रहती हो, न खुद खुश रहती हो, न मुझे खुश रहने देती हो। तुम अतीत में जीती हो, आज की हकीकत से नजरें चुराती हो। वह उसके चेहरे पर नज़र जमाए काफ़ी सख्ती से पेश आ रहा था। माहम की सिसकियां निकलने लगीं। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ी और अरहम के पैरों में गिर गई। अरहम, प्लीज़ ऐसा मत करें। आप तो कहते थे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, फिर कैसे आप मुझे छोड़ सकते हैं? अरहम ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत करता था और अब भी करता हूँ माहम, लेकिन अगर तुम यूं ही करती रहोगी तो शायद सच में छोड़ दूं। माहम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। क्या क्या मतलब? अरहम ने हंसते हुए उसके हाथ में वो कागजात थमाए। यह तलाक के नहीं, हनीमून के पेपर हैं। मैं तुम्हें जिंदगी की नई शुरुआत देना चाहता हूं माहम, एक नई हवा, एक नया माहौल, ताकि तुम अपने अतीत के बोझ से आज़ाद हो सको। उसने क्लिनिक से छुट्टी ली थी ताकि अपनी फैमिली के साथ कुछ समय बिता सके। माहम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब इन आंसुओं में दर्द कम और शर्मिंदगी ज्यादा थी। वह कांपते होठों से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए अरहम, मैं सच में गलत थी। मैंने आपकी मोहब्बत, आपकी सहनशीलता को नज़रअंदाज किया, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं बदल जाऊंगी। मुझे सच में एहसास हो गया है कि अगर यह रिश्ता ही न रहा तो मैं क्या करूंगी। अरहम ने उसे नरमियत से अपने सीने से लगा लिया। हम दोनों बदलेंगे माहम, लेकिन साथ में। उनका मासूम सा बेटा उनके बीच खुशी से खिलखिलाने लगा, जैसे जिंदगी ने भी उनके वचन पर मुहर लगा दी हो। कमरे के माहौल में रोशनी की एक किरण चमकी, जो उम्मीद और मोहब्बत की खुशबू से भरी थी। उनका रिश्ता अब पूरा था, दर्द से मुक्त, मोहब्बत से भरा और सच्चाई पर आधारित। वह सच में डर चुकी थी। इस कुछ पल की टेंशन में उसे उसके अतीत से सच में बाहर निकाल लिया था। अगर वह अतीत की यादों में ही उलझी रहती तो अपने रिश्ते की शुरुआत कैसे करती? देर से ही सही, लेकिन उसने समझ लिया था कि अतीत अतीत ही होता है। जो गुजर गया है वह वापस नहीं आएगा, और अब का समय ही हमारा सब कुछ है। जो है उसे जियो, ताकि जिंदगी शांतिपूर्ण रहे।